अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हमारा फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर का 7वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अभी उसी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको, जो उसके अंदर एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6, उसकी जो चार्ज पे डिपेंड करती है ना, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है 1 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ओके, रेफरिंग फिगर 2012.21 हमने लास्ट फिगर पढ़ी थी, वो देखते हैं कौन सी है जी। हाँ जी, ये जिसमें आपके पास चार्ज जो है वो मूव करता है इन बिटवीन दी प्लेट्स, कहता है। इस फिगर को देखते हुए फिगर यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइनें आ रही हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके दरमियान में कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यू नॉट इधर लग रही है और एफ जो हम खुद ये उसके ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। कह रहे उस फिगर को देखते हुए हम कहते हैं कि पॉइंट ए टू बी हम मूव करते हैं इसको। हमारे पास पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है। तो कह रहा है अगर हम पॉइंट, if q charge when a particle q moves from a point a at a potential va to the point b at a potential vb while keeping the electrostatic constant equilibrium में रखते हुए इनको रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी अक्वायर करता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, वो ये आपके पास वी बी माइनस वी, ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं अभी पिछले लेक्चर में। तो क्यू डेल वी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये बात करने के बाद कहता है जी आपके पास इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, दिस चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके इसमें स्टोर हो जाती है पॉइंट क्यू चार्ज के अंदर, और फिर वो एज काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर होती है जब उसको हम ऊपर से छोड़ेंगे नीचे की तरफ आने के लिए। तो कह रहा है अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू हो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, विच इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल ई से भी लिखते हैं। तो दिस दस इन दिस केस द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज विल बी, अगर हम यहाँ पे क्यू की जगह पे ई लिखते हैं क्योंकि ये ई के बराबर होता है इंटू डेल वी, तो ई आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू। तो कह रहा अगर हम जो चेंज इन पोटेंशियल है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 वोल्ट रखें, तो डेल वी की जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे तो आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जोल ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। वो क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेल के डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आपके पास ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जो। ठीक है, यहाँ पे उसने Q इज इक्वल टू चार्ज लगा दिया, डेल वी उसने सी वी लगाया हुआ है, सी इज द कूलम एंड वी इज द वोल्टेज। तो कूलम इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों, कूलम और वोल्टेज जब मिलेंगे सी वी, कूलम्स एंड वोल्टेज मिलके क्या बनाएंगे, जोल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो
एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है ये बेसिकली आपने एक इलेक्ट्रॉन, एक वोल्ट डिफरेंस के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में इस्तेमाल की है, तो इसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy. That means in one voltage difference one electron is moved, so that is why 1 electron volt energy कहते हैं इसको। EV से लिखते हैं स्मॉल ई, और कैपिटल V से स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के लिए और V कैपिटल वोल्टेज के लिए। तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव, ये इसका यूनिट समझ लें, टू मूव एनी अमाउंट ऑफ चार्जेस, बिकॉज मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी आपको वैल्यू मिल गई, कितनी किस तरह से मूव करना है, कितनी एनर्जी चाहिए। तो उसके बाद जो मैक्सिमम चार्जेस हैं वो आप इसके नंबर ऑफ चार्जेस, चाहे 1000 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 10,000 आ जाए, तो सिर्फ सिंपली इसके मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 kg का रेट पता चल जाए तो आप 10,000 50,000 kg जिस तरह मर्जी वैल्यूज दे दें आप उसका वैल्यू निकाल लेते हो। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे उसने 12.11 है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी ऐसी वही लाइक फोर्सेस हैं जो कि विदाउट टचिंग आपको फोर्स महसूस होती है, और ग्रेविटी के लिए भी आपका ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन के साथ टच करो तो आपको वो फोर्स लगेगी। अदरवाइज़ आप चाहे ज़मीन से ऊपर खड़े हैं, ज़मीन किसी भी जगह पे खड़े हैं, आपको हमेशा आपका वेट क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। इन चैप्टर 4 वी पॉइंटेड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 4 था, क्योंकि ये दो बुक्स को, एक ही बुक को दो पार्ट्स में किया होता है, ये 12 शुरू होकर आगे जा रहा है और 11 तक चैप्टर पिछले में थे। तो हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क डन इन सच अ फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब यहाँ से एक बॉडी है मेरे पास ऊपर पड़ी है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ ज़मीन पे लेके आना, चाहे मैं इस तरह से ले आऊँ चाहे मैं इस रास्ते से ले आऊँ, जो एनर्जी यहाँ पे अगर 10 थी, 10 वाट थी पावर, या 10 जूल कह लें एनर्जी थी, वो यहाँ पे आकर ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ भी आकर ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ ये ऐसे कर लें कि आपके पास यहाँ पे ज़ीरो एनर्जी थी, आप इसको इस रास्ते से ऊपर लेके जाएं तो 10 बन जाती है, या इस रास्ते से सीधा ऊपर ले जाएं फिर भी ये 10 ही बनती है, इसमें कोई और चेंज नहीं आता, मतलब रास्ता जो मर्जी ले लें एनर्जी वही रहेगी। तो इसको कंजर्वेटिव कहते हैं। वी प्रूव इट कैन बी प्रूव्ड बाय कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव है। इसमें भी हम पाथ को फॉलो करने का हमें वो कहते हैं, वी आर नॉट बाउंड टू द पाथ, हम किसी भी रास्ते से ऊपर वो नहीं है कि हमें वो रास्ता फॉलो करेंगे तभी होगा, क्योंकि उसने कहा हमारे पास कूलम फोर्स, कूलम का लॉ है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो 4πε0 Q1 Q2/r²। और हमारे पास जो एफ है फॉर ग्रेविटेशनल वो क्या होता है, G m1 m2/r²। बोथ फोर्सेस वेरी इन्वर्सली टू द स्क्वायर। अब देखें नीचे इसके जो डिस्टेंस है उसके लिहाज से ये इन्वर्सली, मतलब बटे के नीचे जो वैल्यू होती है उस डिस्टेंस का स्केयर लेके बटे के नीचे किया हुआ। दैट मीन्स कि इसके अंदर इजाफा होगा तो फोर्स के अंदर डिक्रीज़ होगा, इसके अंदर डिक्रीज़ होगा तो इसके अंदर अगर डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ करेगी। बटे में जो नीचे चीज़ होती है वो डिक्रीज़ करे तो उससे। अब जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 10⁻11, और 1.45 की वैल्यू क्या होती है, ये 9 × 10⁻9। जी होती है 6.67 इंटू 10⁻11, मेरे ख्याल से यही होती है, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो 10⁻9 दैट मीन्स बहुत बड़ी वैल्यू है, 10⁻7 दैट मीन्स बहुत छोटी वैल्यू। जी और के जो है ये 1/4πε0 जो के बराबर हम इसको लिखते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें ये बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी जो है, एफ जी कह लें या जी कह लें, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू ये, ठीक है। इज़ वेरी वीक फोर्स एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज रिगार्ड देयर क्वालिटेटिव
एस्पेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक और रीज़न है, इनकी कंपैरिजन है ना, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो, ये आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं। कंजर्वेटिव हैं दोनों, और एक और जो मैं अभी बोल रहा था कंजर्वेटिव होती है, और फील्ड फील्ड फोर्सेस नहीं, इसको क्या कहते हैं, चलो अब आगे शायद आ जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, डिफरेंस इनके क्या हैं, डिफरेंस इनमें ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ईएसएफ जो है, ईएसएफ फोर्स इज स्ट्रॉन्गर एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये सिमिलैरिटी है। तो दूसरी डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, फोर्स जो है वो आपके पास कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये इसमें दूसरा डिफरेंस आ गया। और जो दूसरा है, इसमें तीसरा डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको शील्ड किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी शील्डेड। हमने पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट इन एटम्स, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, शील्ड मतलब उसको रोक लिया जाता है, उसको एक जगह पे जाने से मना कर दिया जाता है। जीएफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज नॉट शील्डेबल, इसको शील्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इसमें एक और डिफरेंस आ गया। और इसमें क्या डिफरेंस है जी, बस यही बातें थी। फोर्स लैक्स दिस प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास सिमिलरिटीज़ हैं कि ये कंजर्वेटिव हैं, और दोनों क्या हैं, एक टर्म होती है जिसमें ये, इसमें कहते हैं कि विदाउट टचिंग आप उन दोनों फोर्सेस को कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्सेस। नहीं, फील्ड ऑफ फोर्सेस नहीं, इसको कुछ और नाम है, लेकिन चलें, एक और इसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो आपने अगर आपने पढ़ी होंगी ये 9th 10th में, या मैंने पढ़ी हुई दोबारा से, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन इसमें सिमिलरिटीज़ भी हैं कुछ, और सिमिलरिटीज़ क्या है कि दोनों, दूसरा डिसिमिलरिटी लिख रहे हैं, डिस्टेंस हैज़ सेम रिलेशनशिप। डिस्टेंस में इनके साथ सेम रिलेशनशिप है, दोनों ही डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के, स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और सिमिलर डिफरेंसेस ये हैं, यही इसमें बात की थी इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर। अगला जो टॉपिक है आपके पास, बुक की थोड़ी सी हालत ख़राब है, चलें। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड। बहुत आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। और इसमें 1909 में R.A. Millikan devised a technique that resulted in precise measurement of the charge of an electron। ये आपके पास सामने फिगर नज़र आ रही है, अगर यहाँ पे नहीं नज़र आ रही तो इसको हम दोबारा से बोर्ड के ऊपर बनाते हैं और फिर वहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसको हम मिटा देंगे और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड 12 पॉइंट, टॉपिक का नाम है जी हमारे पास 12.12 टॉपिक है। ओके, चार्ज ऑन एन
इलेक्ट्रॉन, अभी हमने चार्ज की बात की है ना पीछे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ये होता है, लेकिन कैसे उसने डिवाइस किया, ये मिलेकान था, उसने ये इसको डिवाइस किया था, इसको कैलकुलेट किया था, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन 1909 क्या था, आर ए मिलिकन ने एक जो आपके पास डिवाइस की, एक डिवाइस बनाई उसने इस तरह से, यहाँ पे सुराख है इसके, और ये यहाँ पे इस तरह करके चीज़ उसने बनाई। उसमें उसने यहाँ पे उसने नेगेटिव चार्ज दिया और ये दो प्लेट्स रख दी। ठीक है, यहाँ पे उसने एक होल दिया एच के नाम से, और ये उनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस में दो प्लेट्स उसने, जैसे कैपेसिटर रखते हैं ना, वैसे उसने स्मॉल डिस्टेंस का डी के साथ दो प्लेट्स आपस में इस तरह रख दी। ऊपर वाली के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये बाहर से उसने उसको वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हो इसको आराम से, और बनानी चाहिए। जब आप अगर ये मेथड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये बनानी है फिगर। ये जो गन है जो स्प्रे कर रही है आपके पास चार्जेस के छोटे छोटे पार्ट को, ऑयल ऑयल ड्रॉप्स को यहाँ पे स्प्रे कर रही है, और ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप के साथ आप देख रहे हो, उसने उसको डॉटेड लाइन के साथ शो कराया हुआ, वो साथ उसने एम भी लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको उसने पी प्लेट का नाम दिया, इसको उसने पी डैश का नाम दिया। यहाँ से वो एक लेंस के ज़रिए से सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे आपके ऊपर लाइट डाल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर लाइट डाल रहा है लेंस की मदद से, और वो सारी जो लाइट का मैकेनिज़्म होता है लाइट को थ्रो करने का। तो यहाँ पे उसने एक आपको ड्रॉप भी शो करवाया डी के साथ। अब बात क्या कर रहा है जी, स्कीमेटिक ऑफ ऑयल ड्रॉप मैकेनिज्म आपके सामने बनी हुई है। इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनको एक कंटेनर सी के अंदर रख दिया जाता है कि बाहर से कोई इसके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, और ड्यू टू एयर करंट द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी, वो बहुत स्मॉल रखी जाती है। दी अपर प्लेट हैज़ अ स्मॉल होल एच इन इट एंड लोअर होल के अंदर से फिर ऊपर आपके पास एक एटमाइज़र होता है। एटमाइज़र मतलब दिस इज़ एटमाइज़र, बहुत ही स्मॉल एटम का था ना, छोटी चीज़, तो एटमाइज़र मतलब बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है उसको ऑयल के निकालता है। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहाँ पे गिरते हैं, और कुछ बाकी सब यहाँ पे रह जाते हैं, होल में से कुछ ना कुछ ड्रॉप्स जो अंदर आ जाते हैं, और इसके इस साइड पे हमने एस सोर्स रखा हुआ है और वो उससे लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर हम उसको लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एल थ्रू विंडो W1, यहाँ पे उसने W1 विंडो का नाम दिया, थ्रू लेंस L। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन द प्लेट इज इल्यूमिनेटेड, उसकी लाइट ज़्यादा जाती है, उस माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और फिर हमें जब लाइट पड़ रही हो किसी चीज़ के ऊपर तो हमें वो ड्रॉप्स जो हैं वो गिरते हुए नज़र आएंगे। अब जब हम गिवन ड्रॉपलेट बिटवीन द टू प्लेट्स कुड बी सस्पेंडेड इन एयर इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कह रहा है अब ये ड्रॉपलेट है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ड्रॉप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के जो ड्रॉप्स हैं वो सॉरी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये हम इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव ऊपर की तरफ खींचेगा, नेगेटिव नीचे की तरफ। तो अगर तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ई एफ जो है वो बराबर हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो जो ड्रॉपलेट है जो जो रुक जाएगा, और जहाँ पे रुकेगा हम इसको लिखेंगे एफ ई इक्वल्स टू एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वी इज दी, जब जो वोल्टेज वी है वो यहाँ पे आपको डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ, वोल्टेज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम E इज इक्वल्स टू वी बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ ई को पहले लिखेंगे, एफ ई किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे हम क्यू ई लिख देंगे, और एफ जी की जगह पे क्या आएगा, एम जी। फोर्स जो होती है वो एम जी होता है, एफ जी जो होती है मैस इनटू ग्रेविटी, आपके पास जो फोर्स होती है बेसिकली वेट के बराबर होती है, वेट इज़ अ फोर्स।
तो हम क्यू ई इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे, और क्यू ई की जगह पे वो वी बाई डी लिख रहा है तो हम वी बाई डी लिख देंगे, तो ये रिलेशन ये भी हमारे पास है। तो क्यू इज इक्वल्स टू वी, क्यू इंटू वी बाई डी इज इक्वल्स टू एम जी। इसको जब मूव करेंगे तो आपके पास क्यू इज इक्वल्स टू एम जी डी बाई वी। तो इस फॉर्मूले से हम Q को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे जो फर्दर रिलेशनशिप है कि इसके ऊपर जो जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स mg जो है, उसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ बहुत स्मॉल होता है तो इसके लिए हम उसका जो 6 पाई ईटा आर वी से हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं वी टी से mg से। जब उस टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है तो हम ये वाला फार्मूला लगा के उसके अंदर उसके जो फोर्स लग रही है वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी होती है जब जो एयर रेजिस्टेंस है और जो उसकी वेट की फोर्स है वो इक्वल हो जाएं और जो बॉडी है वो एक ही वेलोसिटी मूव करना शुरू कर दे, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिर m जो है वो आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब रो हो जाएगा। वॉल्यूम है और वॉल्यूम को उसके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो मैथ निकल आता है। इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आपके पास आर स्केयर, उसका जो ड्रॉपलेट है उसका रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमें क्या से कहते हैं मैथ की कैलकुलेशन के लिए चाहिए। वही नोइंग द वैल्यू आर द मैथ एम कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ से हम मैथ एम की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे जब आर हमें पता होगा, आर निकालने के लिए उसने जो एम की जगह पे जो वैल्यूज़ थी वो लगा दी, एम इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और इससे हम आर निकाल लेंगे। आर का फार्मूला जो उसने यहाँ पे निकाला है वो है आर स्केयर इज इक्वल्स टू 9 ईटा वी टी। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू अगर पीछे मूव करवाई हैं ये आप लोग खुद कर लोगे। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ये आप लोग अगर अभी सेकंड ईयर में हो तो ये इस तरह की चीज़ें आपने कई दफ़ा की होंगी। तो मिलिका ने मैयर किया जो था वो आपके पास 1.6 था इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आज तक भी इसको चैलेंज कोई नहीं कर सका जिसने इसके लिहाज से उसने कैलकुलेट किया था इस फार्मूले से, एम जी डी ओवर वी से। इस फार्मूले से उसने कैलकुलेट किया था एम जी डी ओवर वी, और एम कैलकुलेट करने के लिए उसने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था। ठीक है, और लेक्चर आज काफ़ी लंबा हो गया है। अब अभी के लिए इतना ही, और अगले मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर है। कैपेसिटर्स की बातें हैं वो आप लोगों ने बहुत पढ़ी हुई हैं पहले, थोड़ी सी 2 लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये थ्योरी लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।